Dear students, yesterday we have discussed about origin and growth of statistics. We have also seen its meaning and definition, and in brief, I have also explained you the definition of Horace Saccharis about statistics. Today, I would like to discuss you about scope of statistics, limitations of statistics, utility, uses and importance of statistics, and misuses of statistics. तो शुरू करते हैं सांख्यिकी के क्षेत्र मीन्स स्कोप से। सांख्यिकी का वर्तमान में प्रयोग मानव के द्वारा विज्ञान के हर क्षेत्र में किया जाने लगा है, इसलिए आज की स्थिति में सांख्यिकी का क्षेत्र बहुत व्यापक और विस्तृत हो गया है। इसके अध्ययन के लिए हमें 3 पहलुओं पर ध्यान देना होगा। सांख्यिकी की विषय सामग्री क्या है, दूसरा इसकी प्रकृति क्या है, विज्ञान है अथवा कला है या दोनों हैं, और सांख्यिकी की लिमिटेशंस क्या है। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में विषय सामग्री को हम 2 भाग में बांट के पढ़ते हैं। पहला होता है इसका सांख्यिकी रीतियाँ व सिद्धांत। सांख्यिकी रीतियाँ और सिद्धांतों के बारे में पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि इसकी सहायता से हम किसी समस्या से संबंधित डाटा कलेक्ट करते हैं, उनको उचित रूप से प्रस्तुत करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं और फिर फाइनली उनकी उस सहायता से हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो कहने का मतलब सांख्यिकी की विषय सामग्री का फर्स्ट पार्ट होता है सांख्यिकी सिद्धांत व रीतियाँ, जिनमें समंकों का संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वचन और फिर इसके आधार पे पूर्वानुमान लगाना है। दूसरा सब्जेक्ट मैटर होता है स्टैटिस्टिक्स का अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, व्यवहारिक सांख्यिकी। व्यवहारिक सांख्यिकी में चूँकि सांख्यिकी रीतियाँ जो होती हैं उसमें किस तरह से प्रोसेस क्या है, किस तरह से कलेक्ट करेंगे, डाटा प्रेजेंट करेंगे और फिर इंटरप्रेट करेंगे उनको, उसके बारे में बताया जाता है। लेकिन व्यवहारिक सांख्यिकी में ये सांख्यिकी रीतियों के क्रियात्मक या व्यवहारिक पक्ष से संबंधित होती हैं। रीतियाँ तो हमें ज्ञान कराती हैं सिद्धांत का, परंतु उन सिद्धांत या रीतियों को व्यवहार में कैसे प्रयोग में लिया जाए, इसका अध्ययन व्यवहारिक सांख्यिकी के तहत किया जाता है। व्यवहारिक सांख्यिकी में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है व्यावसायिक सांख्यिकी, मीन्स व्यवसाय के लिए या व्यवसाय से संबंधित समस्याओं के अध्ययन के लिए सांख्यिकी का प्रयोग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। चाहे वो आप अपनी कॉस्ट कम करना चाहते हो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर एंड मशीनरी हो। तो वर्तमान में व्यवसाय के क्षेत्र में सांख्यिकी की जो विधियाँ प्रचलित हैं उसमें क्वालिटी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल, बिजनेस फोरकास्टिंग, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेशनल रिसर्च जैसी विधियाँ महत्वपूर्ण हैं, जिनकी सहायता से हम व्यावसायिक निर्णयों में सांख्यिकी का उपयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा सांख्यिकी की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। तो कुछ लोग कहते हैं कि सांख्यिकी की प्रकृति विज्ञान है, साइंस है, क्योंकि साइंस या विज्ञान की विशेषता होती है कि ज्ञान का हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, इनकी रीतियाँ और नियम परस्पर संबंधित होते हैं। विज्ञान के जो नियम हैं वो अखंड और सामान्य रूप से व्यापक होते हैं। विज्ञान कार्य कारण के संबंध को महत्व देता है
और विज्ञान में वर्तमान और भूतकाल के तथ्यों के आधार पर हम फोरकास्टिंग करते हैं। तो सांख्यिकी में भी इसी तरह से हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं और एनालिसिस करके हम फ्यूचर के बारे में अनुमान भी लगा सकते हैं, तथा ये आज भी विज्ञान की तरह विकासशील भी है। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स एक तरह से साइंस है, विज्ञान है, लेकिन एक महत्वपूर्ण गणितज्ञ क्रॉक्सटन एंड काउडन के अनुसार सांख्यिकी विज्ञान नहीं है, बल्कि ये एक वैज्ञानिक रीति है। ये सही है कि इसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पूर्णतः खरे नहीं उतरते हैं। दूसरा, अगर कला के बारे में बात करें तो कला से हमारा तात्पर्य होता है किसी भी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करने की क्रिया कला कहलाती है। तो सांख्यिकी में भी हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि नियम व सिद्धांतों का प्रयोग करके विभिन्न तरह की जो समस्याएं हैं उनका सर्वोत्तम समाधान क्या हो सकता है। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि सांख्यिकी विज्ञान भी है और कला भी है, क्योंकि सांख्यिकी में विज्ञान के गुणों को भी सम्मिलित किया जाता है और कला के भी पहलू को सम्मिलित रूप से हम देखते हैं। तो इसलिए सांख्यिकी को विज्ञान और कला दोनों के रूप में कुछ विद्वानों द्वारा प्रतिपादित किया गया है। सांख्यिकी की कुछ सीमाएं भी हैं, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो नेक्स्ट पॉइंट, सांख्यिकी की सीमाओं के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। पहला तो यह कि सांख्यिकी किसी समस्या के केवल परिमाणात्मक या आंकिक न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का ही अध्ययन करती है। जिन तथ्यों या समस्याओं को अंकों में आप व्यक्त नहीं कर सकते हैं उनका अध्ययन सांख्यिकी में नहीं किया जाता है। मीन्स गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन यहाँ नहीं होता है। जैसे कोई बहुत सुंदर है, निर्धन है, ईमानदार है, मित्रता कैसी है, तो इन चीज़ों का मेज़रमेंट यहाँ पर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब तक हम उनको अंकों या आंकड़ों में व्यक्त नहीं करेंगे सांख्यिकी की विधियाँ अप्लाई नहीं हो सकती हैं। दूसरा, सांख्यिकी समूह का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। यद्यपि हम जानते हैं कि समूह व्यक्तिगत इकाइयों से ही बनता है, लेकिन किसी एक इकाई को लेकर के अगर आप कोई इंटरप्रिटेशन करेंगे तो वो निष्कर्ष भ्रामक होंगे। सांख्यिकी में तथ्यों को समूह के रूप में एकत्र करके और फिर आप निष्कर्ष निकालते हैं जो सदैव एक औसत तथा समूह की प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसका मतलब हुआ कि सांख्यिकी में तथ्यों को एकत्र करके सामूहिक रूप से उनका इंटरप्रिटेशन किया जाता है और निष्कर्ष निकाले जाते हैं। व्यक्तिगत इकाइयों के आधार पर या व्यक्तिगत इकाइयों के संदर्भ में किसी भी तरह का निर्णय या एनालिसिस करना सांख्यिकी में संभव नहीं होता। संदर्भ रहित विश्लेषण व निर्वचन की स्थिति में सांख्यिकी के निष्कर्ष असत्य और भ्रामक सिद्ध हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि आपने जो डाटा कलेक्ट किए हैं उसका रेफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, किस समस्या के लिए और किन परिस्थितियों में आंकड़ों को एकत्र किया गया है। जैसे मैं कहूँ, एग्जाम्पल दूँ आपको, बीकॉम के 3 वार्षिक परीक्षाओं में एक्स के जो मार्क्स हैं वो 70%, 60% एंड 50% हैं, एंड वाई के मार्क्स हैं 50%, 60% एंड 70%। एक्स एंड वाई का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो दोनों का एवरेज 60 आएगा। मीन्स दोनों विद्यार्थी समान रूप से इंटेलिजेंट हैं। लेकिन अब हम अगर ये देखें कि इनकी मार्क्स का ट्रेंड क्या है, तो देख रहे हैं आप, एक्स का ट्रेंड है 70, 60 एंड 50 और वाई के मार्क्स 50, 60 और 70%। मीन्स वाई ग्रो कर रहा है
इंटेलिजेंट आदमी है, मेहनत कर रहा है, इसलिए अपनी मेहनत से अपनी परीक्षा परिणाम को सुधार रहा है, तो हम कह सकते हैं कि औसत तो समान है दोनों का, लेकिन जब तक रेफरेंस हम किस संदर्भ में आपने आंकड़े एकत्र किए हैं उनको लेकर के हम एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक हो सकता है कि हमारे द्वारा निकाले गए निर्णय असत्य और भ्रामक भी हों। सांख्यिकी के नियम हम जानते हैं, औसत रूप से लागू होते हैं और दीर्घ काल के लिए सत्य होते हैं। सांख्यिकी निष्कर्ष जो हैं वो फिजिक्स या केमिस्ट्री की तरह हर जगह हर परिस्थिति में सही सिद्ध नहीं होंगे। जैसे आप जानते हैं फिजिक्स का नियम है लॉ ऑफ ग्रेविटी, इसी तरह से केमिस्ट्री में आप कहें निश्चित मात्रा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं H2O तो पानी बन जाएगा। लेकिन सांख्यिकी में कोई इस तरह का सिद्धांत नहीं है कि आप ऐसा करेंगे तो इस तरह का ही परिणाम आएगा। प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी अपने स्टैटिस्टिक्स में डिस्कस करते हैं, तो संभावना है, सपोज हम एक सिक्का उछालते हैं तो उसके हेड या टेल आने की संभावना 50-50% है। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। लेकिन अगर हम 100 बार उछालें तो ये ज़रूरी नहीं है कि 50 बार हेड आए, 50 बार टेल भी आए। हो सकता है 60 बार हेड आ जाए और 40 बार टेल आए। तो सांख्यिकी के नियम औसत रूप से सत्य होते हैं और दीर्घ काल के लिए लागू माने जाते हैं। नेक्स्ट है सांख्यिकी समंकों का समान और सजातीय होना। ये हम डेफिनेशन में भी देख चुके हैं कि जब तक समंकों में एक रूपता, समानता या सजातीयता नहीं होगी, एक तरह के गुण को वो प्रकट नहीं कर रहे हैं, तब तक सांख्यिकी में उनका अध्ययन करना और कोई निष्कर्ष निकालना भ्रामक होगा। आप कहें मनुष्य की आयु के आंकड़े दे दूं मैं आपको और गेहूं के मूल्य के स्तर के बारे में जानकारी दे दूं, मीन्स मार्केट प्राइस ऑफ व्हीट एंड एज ऑफ पीपल। तो मनुष्य की आयु और मार्केट प्राइस ऑफ व्हीट के बीच में अगर आप कोई कैलकुलेशन करते हैं और फिर कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो वो भ्रामक होगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, सहसंबंध नहीं है। सांख्यिकी के जो एनालिसिस हैं वो एक तरह से आपको साधन प्रस्तुत करते हैं। कोई भी समस्या है तो उसका समाधान कैसे किया जाए उसके बारे में आपको एक लैंप पोस्ट की तरह गाइड करते हैं कि आप किस तरह से आंकड़ों को कलेक्ट करके, एनालाइज करके और एक माकूल स्थिति में पहुंच सकते हैं। मीन्स आपको एक तरह का साधन देते हैं, समस्या का समाधान नहीं होता है। इसी तरह से सांख्यिकी रीतियों का सही प्रयोग उसी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है जिसको सांख्यिकी विधियों का ज्ञान हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति उपयोग करता है आंकड़ों का जिसको सांख्यिकी विधियों का पर्याप्त ज्ञान नहीं है, तो उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष गलत और भ्रामक भी हो सकते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं सांख्यिकी की, स्टैटिस्टिक्स की। और एक पॉइंट और आपसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि यूजेस और यूटिलिटी या इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो हम जानते हैं कि प्राचीन काल में तो राजा महाराजाओं के द्वारा सांख्यिकी समंकों को अपने शासन प्रशासन के लिए या सैन्य शक्ति के लिए एकत्र करना पड़ता था। लेकिन वर्तमान युग में हम जानते हैं कि सरकार लोक कल्याण का उद्देश्य रखती हैं, सारी सरकारें विश्व की, तो उनको लोक कल्याण के लिए विभिन्न तरह की योजनाओं को संचालित करना होता है, चाहे वो गरीबी हटानी हो, अशिक्षा हो, खाद्यान्न की कमी, जनसंख्या वृद्धि, अकाल, बाढ़, सूखा, इस तरह की जो समस्याएं हैं राष्ट्रव्यापी, इनके अध्ययन करने के लिए और फिर इनसे संबंधित जो डाटा है उनको कलेक्ट करके फिर उसका कोई हल निकालने के लिए प्रशासन में आज की स्थिति में सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। क्योंकि जब तक हमारे पास डाटा किसी भी फील्ड से संबंधित नहीं होंगे तो आप समस्या की वास्तविक स्थिति से न तो परिचित होंगे और न ही आप उसका सही समाधान निकाल सकते हैं।
इसी तरह से आर्थिक नियोजन, आधुनिक युग जो है वो नियोजन का युग है। विश्व का प्रत्येक राष्ट्र आर्थिक सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति व राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक नियोजन का मार्ग अपनाता है, चाहे वो किसी तरह की व्यवस्था हो, पूंजीवादी हो, साम्यवादी व्यवस्था हो। सभी ने गरीबी वगैरह हटाने और अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग पर जोर दिया है। तो चाहे उसके लिए आपको बजट बनाना हो, देश की आर्थिक प्रगति के बारे में, टैक्स कैसे लगाना है, टैक्सेशन, करारोपण, या सरकारी और गैर सरकारी जो काम होते हैं उनका इवैल्यूएशन करना, उनका मूल्यांकन करना, इन सभी कार्यों के लिए आंकड़ों की आवश्यकता होती है, सांख्यिकी के उपयोग की आवश्यकता होती है। इसी तरह से व्यवसाय और वाणिज्य में आप कहें, शासन प्रबंध को चलाने के लिए तो है ही है, लेकिन व्यवसाय और वाणिज्य की सफलता के लिए भी ये आवश्यक है कि आप स्टैटिस्टिक्स मीन्स आंकड़ों का उपयोग करते हुए किसी भी वस्तु का जिसका आप बिजनेस कर रहे हैं उसका पहले अनुमान लगाएंगे, फिर मांग जो है उसका ट्रेंड क्या चल रहा है, प्राइस लेवल क्या है, ग्राहकों की रुचि में किस तरह से परिवर्तन आता है फैशन के अकॉर्डिंग। तो इस तरह के अध्ययन करने के लिए आपको मार्केट रिसर्च या सर्वे करके डाटा कलेक्ट करना होता है और फिर आप उनके आधार पर अपने बिजनेस के लिए जो भी उचित पॉलिसी होती है उसको अपनाते हैं। अर्थशास्त्र की दृष्टि से अगर आप कहें तो सांख्यिकी का बहुत महत्व है, क्योंकि बिना सांख्यिकी के प्रयोग के अर्थशास्त्र का अध्ययन ही संभव नहीं है। किसी भी वस्तु की मांग की बात हो, मूल्य की बात हो, पूर्ति, या किसी भी तरह के आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बनाते हैं, जनसंख्या वृद्धि से संबंधित से आप जो भी एनालिसिस करते हैं, जानकारी लेते हैं या उसके बारे में कोई नियम बनाते हैं, या अर्थशास्त्र के जो भी सिद्धांत हैं जैसे उपयोगिता ह्रास नियम, मांग एवं पूर्ति का नियम, माल्थस का जनसंख्या नियम, ये बिना सांख्यिकी के प्रयोग के न तो बनाए जा सकते हैं और न ही इनको अप्लाई किया जा सकता है। तो सांख्यिकी का क्षेत्र या उपयोगिता बहुत व्यापक है। शासन, प्रशासन, व्यावसायिक और व्यक्तिगत लेवल पर भी आपको कुछ करना हो, कोई डिसीजन लेना हो, एनालिसिस करना हो, तो बिना सांख्यिकी के प्रयोग के ये संभव नहीं है। लास्ट पॉइंट आपसे और डिस्कस करना चाहता हूँ, मिसयूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कई बार सांख्यिकी का दुरुपयोग भी किया जाता है। कारण उसका ये कि सांख्यिकी की जो परिभाषा है वो अस्पष्ट और परिवर्तनीय है। अगर परिभाषा अस्पष्ट और परिवर्तनीय है तो जो आंकड़े आप एकत्र करेंगे उनसे भ्रामक निष्कर्ष निकलेंगे। मान लीजिए बेरोजगार व्यक्तियों की स्थिति के बारे में मुझे एनालिसिस करना है, तो दो व्यक्ति बेरोजगारी से प्रभावित व्यक्तियों के आंकड़ों को एकत्र करने गए। किसी एक ने उनको बेरोजगार मान लिया जिनको पार्ट टाइम काम मिला हुआ है। दूसरे व्यक्ति ने क्राइटेरिया रखा कि जो कुछ भी नहीं करता, कोई काम नहीं है, वो बेरोजगार है। तो अब जो डाटा कलेक्ट होकर के आए उनसे आप कोई निष्कर्ष निकालेंगे तो वो भ्रामक होंगे, क्योंकि बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट की परिभाषा थी वो अस्पष्ट थी। अगर आप उसको क्लियर कर देंगे तो आपको पता रहेगा कि हम डाटा किस लिए कलेक्ट कर रहे हैं और किस तरह से उनका फिर आगे उपयोग किया जाना है। तो एक ये बड़ा कारण ये है मिसयूज़ का। दूसरी बात, कई बार तुलना हम असमान आधार पे कर देते हैं, जबकि हम जानते हैं सांख्यिकी में तुलना करने से पूर्व आवश्यक है कि जो यूनिट हैं या तथ्य हैं वो एक जैसे होने चाहिए, सजातीय होने चाहिए। लेकिन अगर आप सजातीय समंकों को न लेकर के और फिर कोई निष्कर्ष निकाल देंगे तो निष्कर्ष भ्रामक होंगे। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, स्पेन और अमेरिका में युद्ध चल रहा था, तो उस समय देखा गया
कि अमेरिका के बेड़े में 1000 में से 9 आदमी मर रहे हैं, जबकि उसी समय न्यूयॉर्क शहर में 1000 में से 16 आदमी मर रहे थे। तो निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि बजाय न्यूयॉर्क शहर के रहने के आप अमेरिकन नेवी में शामिल हो जाएं, क्योंकि मृत्यु होने की संभावना वहाँ पर कम है। लेकिन ये भ्रामक निष्कर्ष होगा, क्योंकि हम जानते हैं सेना में स्वस्थ हुई युवक ही रहते हैं, जबकि शहरी जनसंख्या में स्त्री, पुरुष, बीमार, बच्चे सभी तरह के व्यक्ति रहते हैं। तो इसके आधार पे अगर आप कोई कंक्लूजन निकालेंगे तो वो भ्रामक होगा। इसलिए कहा जाता है कि समंकों का सजातीय एक होना, एक रूप होना आवश्यक है, तभी हम कोई निष्कर्ष सही निकाल सकते हैं। अगर हमारा मापदंड का क्राइटेरिया ही डिफेक्टिव हो, मापदंड के में अगर आपने क्लैरिटी नहीं रखी या हमारा जो स्टैंडर्ड है वो सही नहीं है, तो निष्कर्ष भ्रामक होंगे। हम जानते हैं जैसे राशन कार्ड बनवाना हो तो लोगों को लाभ मिलता है उससे, तो राशन कार्ड में नाम लिखवाना होगा तो व्यक्तियों या स्त्री, पुरुषों, बच्चों की संख्या ज़्यादा लिखाई जाएगी। टैक्स लगाना हो तो संख्या कम होगी, क्योंकि इससे लोगों को नुकसान होता है। तो जब भी आप सांख्यिकी अनुसंधान करने जाते हैं तो हमारा पैमाना क्लियर होना चाहिए। त्रुटिपूर्ण अगर मापदंड है तो फिर उससे निष्कर्ष भी भ्रामक आएंगे। कई बार एक पक्षीय तर्क या जो सांख्यिकी की अभिनति, मतलब जो आंकड़ों का उपयोग कर रहा है वो वाइज्ड है, किसी एक पक्ष की तरफ झुका हुआ है, तो वो उसी तरह के डाटा कलेक्ट करेगा जो उसकी बात को प्रूव कर रही हों। तो इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है कि एक पक्षी तर्क या वाइज्ड होकर के आप आंकड़े एकत्र करते हैं तो फिर उनका एनालिसिस करने से जो परिणाम आएगा वो सही नहीं होगा, उसको सर्वमान्य नहीं किया जा सकता है। कई बार अपर्याप्त और अनुपयुक्त समंकों के आधार पे, मीन्स इनसफिशिएंट एंड इम्प्रॉपर डाटा के आधार पे आप एनालिसिस करते हैं, तो फिर जो निष्कर्ष आएगा वो भ्रामक होगा। नेक्स्ट है सांख्यिकी विधियों का गलत उपयोग। कभी कभी सांख्यिकी विधियों यथा सांख्यिकी में विधियों में माध्य, रेखाचित्र, सहसंबंध, गुण संबंध, इनके दुरुपयोग करते हैं जो आप कैलकुलेशन करते समय, तो उससे भी निष्कर्ष भ्रामक निकलने की संभावना रहती है। तो मुख्य रूप से अगर मैं कहूँ तो सांख्यिकी के मिसयूजेस जो हैं वो व्यक्ति जो अनुसंधान कर रहा है उस पर निर्भर करते हैं कि वो किस तरह से उन आंकड़ों का उपयोग करते हुए कोई परफेक्ट सॉल्यूशन या फोरकास्टिंग आपके सामने लाता है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे आज के डिस्कशन के जो मैंने आपसे ब्रीफ में डिस्कस किए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हम फिर आपसे बात करेंगे। थैंक यू।